नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कंपटीशन का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, सी टेट, सुपर टेट, दोस्तों किसी भी एग्जाम का, यूपी टेट, हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। दोस्तों भारत की मिट्टियाँ यानी कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में, क्यों दोस्तों, किस प्रकार से, कौन सा यानी अनाज, कौन सा दोस्तों खेती किस मिट्टी में अधिक होता है, कौन सा अनाज ज़्यादा होता है, तो इनके बारे में वन बाय वन चर्चा होगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों सर्वप्रथम ये आपके स्टडी 91 में वीडियो का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, महाबचत ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, भारत की प्रमुख मिट्टी, दोस्तों मिट्टी का संबंध दोस्तों हर एक व्यक्ति से होता है। बचपन से ही हम दोस्तों इस मिट्टी में ही खेलते हैं और बढ़ते हैं, और मिट्टी से ही अपने इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी हम सभी ने खाई भी है, चखी भी है, बचपन से ही हम लोग ने, तो सभी बच्चे करते हैं। आइए जानते हैं मिट्टी में दोस्तों किस प्रकार से इस मिट्टी की स्थापना होती है, निर्माण होता है। मिट्टी में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों, खनिज, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण होता है, जो कि पौधों की वृद्धि, जल भंडारण, आपूर्ति और शुद्धिकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। दोस्तों मिट्टी के माध्यम से ही हमारे पौधों में वृद्धि होती है, और जो जल भंडार है दोस्तों, ये मिट्टी से ही दोस्तों हमारी वो होती है, आपूर्ति होती है, और जो शुद्धिकरण होता है ये हमारी मिट्टी से ही होता है। और मिट्टी पृथ्वी के वातावरण और कई जीवों के आवासों को संशोधित करती है, जो कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों मिट्टी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, और कई जीव जंतु हैं दोस्तों जो इस मिट्टी में ही निवास करते हैं, आप जानते होंगे दोस्तों। तो ये पारिस्थितिक तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारा मिट्टी। और दोस्तों इस मिट्टी से ही हमारा विकास होता है, हमारे पौधों का, जीव जंतुओं का, और सभी का विकास इस मिट्टी के माध्यम से होता है। आइए जानते हैं और कुछ मिट्टी की संरचना के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो मिट्टी की संरचना 50% ठोस है। क्या है? 50% ठोस है, जिसमें 45% खनिज और 5% क्या पाया जाता है, कार्बनिक शामिल होते हैं दोस्तों। 5% क्या होता है, कार्बन शामिल होता है। अन्य 50% छिद्र है, जो कि आधे पानी से भरे हुए होते हैं और आधे किससे, गैस से भरे हुए हैं। दोस्तों कभी आपने कल्पना की होगी, जाने होंगे अरे यार इतनी चीज़ों से मिलकर बनता है मिट्टी, ये चीज़ है दोस्तों। तो ये आप जान रहे होंगे कि 50% क्या है, ठोस है, जिसमें 45% आपके खनिज होते हैं और 5% क्या आपका कार्बनिक शामिल होता है। अन्य 50% क्या होते हैं, छिद्र होते हैं दोस्तों, जो कि आधे पानी से भरे होते हैं और आधे गैस से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मिट्टी के प्रकार, कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं हमारे भारत में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बने रहिएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते चलिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है 101%। मिट्टियों के प्रकार के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकारों में वर्गीकरण किया। कितने प्रकार में? 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो प्रमुख मिट्टियां हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। आपको बता दूं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी, याद रखिएगा, सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। तो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। इसका वितरण क्षेत्र होता है उत्तरी विशाल मैदान है दोस्तों। क्या है? उत्तरी विशाल मैदान है, और पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटियों से यह मिट्टी पाई जाती है। जो डेल्टाएं होती हैं और नदियों की जो घाटियां होती हैं दोस्तों, वहां से यह पाई जाती हैं। उत्तरी विशाल मैदान में दोस्तों पाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल दोस्तों ये आपका दिया गया है, 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कुल भारत भूमि का लगभग कितना है, 40% है दोस्तों, 39.74%। सोचिए 40% भारत की भूमि का लगभग दोस्तों आपकी जलोढ़ ही मिट्टी है। सोचिए कि, तो इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये चीज है दोस्तों। और
प्रकृति क्या है, नदियों द्वारा वाहित और निक्षेपित अवसाद से यह मिट्टी बनती है। मिट्टी कैसे बनती है दोस्तों, जो हमारी नदियां हैं जो लाती हैं उनको मिट्टियों को निक्षेपित करती हैं और उनके अवसाद से यह मिट्टी बनती है। यह नदी के कछारों में पाई जाती है। कहाँ, जो नदी की जो कछारें होती हैं दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा होगा बचपन में दोस्तों, कछार, नदियों के कछार जो होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है, इसलिए कछरी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। किसे, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसका उपनाम कछारी मिट्टी है। पूछा जा सकता है कि किस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी और मिट्टी, कोई भी बलुई मिट्टी। तो आप ऑप्शन दे जा सकते, यानी याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। इसके प्रकार होते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके प्रकार दो प्रकार की होती हैं, ये खादर, एक बांगर। खादर बांगर में यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी इसे कहा जाता है, और बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। ये दो प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में हम क्या रासायनिक संरचना के बारे में इसके जानते हैं। तो इसमें पोटास और चूने यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसमें, आपके जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों पोटास और चूने की, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है और फास्फोरस भी बहुत कम होता है, और यह हल्के दूसरे राख की धूसर होती है। हल्के दूसरे राख से क्या होती है, धूसर होती है। इसके अंदर हम क्या उपजाऊ करते हैं, क्या हम उगा सकते हैं दोस्तों, तो तंबाकू ज़्यादा उपजा होता है, कपास, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मटर, काबुली चना, काला चना, हरा चना, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, लगभग दोस्तों सभी फसलें, सब्जियों और फलों की खेती इस मिट्टी में होती। लगभग आप देख रहे हैं ना, सारी फसलों की दोस्तों आपकी इस मिट्टी में आपकी यानी कि उपजाऊ होती है, इस मिट्टी की खेती होती है। इस मिट्टी में आप खेती कर सकते हैं, इन मिट्टियों में सारी फसलों का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिट्टी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी बहुत ही सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये दोस्तों आपकी यूपी टेट का दोस्तों पुस्तक आ चुकी है, मात्र 249 रुपये में हिंदी का इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों काली मिट्टी। आपने जानते होंगे काली मिट्टी के बारे में, आपने जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है काली मिट्टी। तो इसका क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार। कहाँ से ये दोस्तों, इसका क्षेत्र है दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तरी पश्चिम तमिलनाडु आदि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। दोस्तों यानी काली मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों आपके महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। आइए जानते हैं इसको कैसे, ये इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 28.08% है, और इसकी प्रकृति क्या है, यह चिकनी होती है और चिपचिपी होती है। दोस्तों क्या होती है, काफ़ी चिकनी होती है काली मिट्टी और चिपचिपी होती है। दोस्तों बहुत ही, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छी मिट्टी लगती है ये देखने में। और इसका गठन जैसे होता है दोस्तों, यह काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट के टूटने फूटने अपकर्षण से बनती है। सोचिए काली मिट्टी कैसे बनती है, ज्वालामुखी के लावा से बनती है। दोस्तों ज्वालामुखी के जो लावा है या बेसाल्ट टूटने फूटने अपकर्षण से ये बनती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये जल धारण कर सकती है, ज़्यादा समय तक ये जल धारण कर सकती है, इसलिए वर्षा आधारित फसलों के लिए ये उपयुक्त होती है। जो वर्षा आधारित फसलें होती हैं उसके लिए ये बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल, ये अत्यधिक देर तक दोस्तों जल धारण कर सकती है, सोखी रहती है जल को। तो ये इसमें काली मिट्टी को गीली होने पर फैल जाती है। क्या होती है, ये गीली जैसी होगी दोस्तों फैल जाती है, और सूखने पर सिकुड़ जाती है। सूखने पर क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिससे इस मिट्टी में ग्रीष्म काल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी आपने देखा होगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या पड़ जाता है, काफ़ी दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे सिकुड़ेगी दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपके दरारें पड़ जाती हैं। तो अतः काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं तो यह हो जाता है कि अरे भाई ये तो स्वयं ही सिकुड़ गई और स्वयं ही स्पेस बन गया, यानी जोता दिया गया। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, आप कहेंगे अरे सर कहाँ से प्रश्न पूछ लिया,
स्वतः जुताई वाली मिट्टी तो कभी पढ़े ही नहीं थे, जान ही नहीं रहे थे सर कौन होती है मिट्टी भाई स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो भाई स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है स्वतः जुताई वाली, क्योंकि काली मिट्टी गर्मी में सिकुड़ जाती है और जो होती है उसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? यहीं से तो क्वेश्चन उठाएगा। तो बच्चों को ये लगता है आखिर कहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न उठाया जाता है, आपसे संबंधित ही प्रश्न उठाया जाएगा। जो तो छोटी छोटी नॉलेज, जो छोटी छोटी नॉलेज होती है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन उठाता है। बहुत ज़्यादा डीप घुसने की आवश्यकता नहीं, बस हमें छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए हर मिट्टी की। यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। स्वयं बनाइए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा स्वयं सेल्फ नोट्स मैं आपसे इसीलिए कहता हूं, लिखते चलिए, स्वयं नोट्स बनाते चलिए कि क्या इससे बन सकता है। आप भी एक एग्जामिनर की तरह सोचिए कि क्या मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं क्या क्वेश्चन देता। मैं तो होता तुरंत दोस्तों ये देता कि जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं। काफी बच्चे गलत कर सकते थे। तो ये चीज है दोस्तों। रासायनिक संरचना क्या है? इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटाश और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। यानी कि जो काली मिट्टी है वो आपकी चूना और लोहा, मैग्नीशियम, पोटाश और एल्यूमिनियम की प्रचुरता से होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस यानी जैव पदार्थों की भी इसमें कमी होती है। यह चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटाश और एल्यूमिनियम से बनती है आपकी काली मिट्टी दोस्तों। आइए जानते हैं। और इसका रंग गाढ़े काले से स्लेटी रंग होता है। गाढ़े काले से स्लेटी रंग होता है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। एक प्रश्न और बन सकता है कि काली मिट्टी का रंग क्यों काला होता है, क्या कारण है? तो दोस्तों लौह तत्व की अधिकता के कारण, लौह तत्व की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और इसकी फसल कपास की खेती दोस्तों मानी जाती है कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो कपास की खेती, सोयाबीन की खेती और दलहन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है आपकी काली मिट्टी दोस्तों। तो याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। और इसका अन्य नाम होता है रेंगुर, भी इसे कहा जाता है, कन्हार भी कहा जाता है। रेंगुर तो तुरंत आप मार देंगे कि भाई रेंगुर किसकी बात हो रही है? काली मिट्टी की बात हो रही है। काली मिट्टी की बात हो रही है, तुरंत आप रेंगुर मार देंगे। पर अगर आपसे पूछ लिया गया कन्हार किस मिट्टी का उपनाम है, कन्हार पूछ लेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। रेंगुर तो फेमस है कि भाई रेंगुर काली मिट्टी का उपनाम, पर कन्हार पूछ लेगा तब अरे सर कहाँ से क्वेश्चन बना था, पता नहीं कहाँ से पूछा। अरे यहीं से पूछेगा भाई, और कहीं से नहीं पूछेगा। तो कन्हार पूछे तुरंत बताइए दोस्तों कि हमारे रत्नेश सर ने बताया कन्हार यानी कि काली मिट्टी का उपनाम कन्हार भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें तो यह वितरण क्षेत्र इसका कहाँ है? अरावली क्षेत्र है, तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के महानदी में क्या मैदान है दोस्तों, वहां पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? लाल एवं पीली मिट्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से बनती है। किससे बनती है? ग्रेनाइट और नीस का जब विखंडन होता है दोस्तों, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसकी प्रकृति क्या है? यह अम्लीय मिट्टी है। क्या है दोस्तों? यह अम्लीय मिट्टी है, इसलिए चूने का उपयोग इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा कि लाल एवं पीली मिट्टी यानी अम्लीय मिट्टी है की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम चूने का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जानते हैं इसका रंग, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्रश्न बन सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है दोस्तों। ऐसे प्रश्न बनेगा। और होता है जल योजित होने से इस मिट्टी का रंग पीला भी दिखाई देता है। जब जल हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी इस मिट्टी का रंग पीला भी दिखाई देता है। फसलें क्या है? मोटे अनाज वाली फसलें, जैसे मोटे अनाज वाली यानी दलहन हो गया, तिलहन हो गया। सिंचाई की सुविधा होने पर यह मिट्टी धान की फसल के लिए भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इस मिट्टी में यानी लाल मिट्टी में अगर आप धान की खेती करेंगे दोस्तों, तो भी आपके लिए बहुत उपजाऊ होगी, काफी अन्न उत्पन्न होगा उसमें दोस्तों आपकी लाल मिट्टी में। याद रखिएगा। प्रकार यह दो तरह की होती है।
बात की जाए तो ये दो प्रकार की होती है, एक महीन कणों वाली जो कि सामान्यतः उपजाऊ होती है, दूसरी उच्च भूमियों में पाई जाने वाली मोटे कणों वाली लाल पीली या उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, तो दो प्रकार की होती हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी वीडियो ग्राम विकास इत्यादि का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबचत ऑफर मात्र 999 रुपये में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लेटराइट मिट्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटराइट मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आए दिन दोस्तों। तो इसका वितरण क्षेत्र कहाँ है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में, राजमहल की पहाड़ियों में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा के पठारी भाग। भारत में लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? केरल। यानी लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ पे? हमारे केरल में, सबसे साक्षर राज्य केरल में पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में दोस्तों। तो ये केरल में पाई जाती है दोस्तों। सबसे अधिक साक्षर राज्य भी हमारा कौन सा है? केरल में है। और केरल में ही हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में लेटराइट मिट्टी केरल में ही पाई जाती है। इसकी निर्माण दोस्तों की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण क्ले, चूना और रेत कण बह जाते हैं तथा लौह के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। क्या होता है दोस्तों? इसका निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा का क्ले, चूना और रेत कण बह जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से बचे रहते हैं, तब इसका निर्माण होता है आपकी लेटराइट मिट्टी का दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणुओं द्वारा हार्मोन्स को नष्ट कर दिया जाता है। हार्मोन्स को नष्ट कर दिया जाता है। तब इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों? अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी आपकी क्या होती है? अम्लीय होती है। इसकी रासायनिक संरचना कैसे होती है? लोहे और पोटास की अधिकता से होती है। इसकी रासायनिक संरचना किस प्रकार होती है? लोहे और पोटास की अधिकता के कारण इस मिट्टी की संरचना होती है। रासायनिक संरचना नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, नहीं मात्रा कम होती है। यह दोस्तों चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि लेटराइट मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए दोस्तों। किसकी खेती के लिए? चाय की खेती के लिए दोस्तों बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी की बात की जाए। शुष्क मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में और हरियाणा में। यह बलुई मिट्टी होती है दोस्तों। क्या होती है? यह एक बलुई मिट्टी होती है। अगर इसकी रासायनिक संरचना की बात की जाए तो इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। किसकी? लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है आपकी शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी में। और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें भी क्या होती है दोस्तों? कमी होती है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता। इसकी फसल क्या है? ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज। जितने भी मोटे अनाज है दोस्तों आपके इसी बलुई मिट्टी में या मरुस्थलीय मिट्टी में, शुष्क मिट्टी में होता है। बाजरा हो गया दोस्तों, ज्वार हो गया। तो ये दोस्तों, ये अनाज दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अधिक उपजाऊ हो सकता है। ठीक है, तो ये शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट बात की जाए लवणी मिट्टी दोस्तों। लवणी मिट्टी की बात की जाए तो वितरण क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में गुजरात, पूर्वी तट और सुंदरवन। दोस्तों कहाँ पाई जाती है लवणी मिट्टी? गुजरात में पाई जाती है, पूर्वी तट और सुंदरवन में पाई जाती है। इसका निर्माण समुद्र तटीय इलाकों में उच्च ज्वार के समय समुद्र के खारे जल की भूमि पर फैल जाने से यह मिट्टी बनती है। कैसे? समुद्र तट के जो क्षेत्र है, इलाके हैं दोस्तों, वहां पे उच्च जो ज्वार आता है दोस्तों, जब ज्वार आता है तो उसके समय समुद्र के खारे जल की भूमि पर यह फैल जाने वाली मिट्टी होती है, उससे यह बनती है दोस्तों। और इसका गठन बलुई और दोमट, ये क्या होती है? बलुई और दोमट दोनों मानी जाती है आपकी लवणी मिट्टी दोस्तों। और इसकी संरचना सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों से अधिकता से होती है। इसमें यानी कि बात की जाए तो इसमें दोस्तों सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम की लवणता क्या होती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है।
और नाइट्रोजन और चूने की इसमें कमी होती है। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन और चूने की भी इसमें क्या होती है, कमी पाई जाती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, या क्षारीय होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो वो आपकी मिट्टी कौन सी है दोस्तों, लवणीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और इसकी फर्सन क्या है, बरसीम। दोस्तों आपने जानते होंगे, बरसीम आपने देखा होगा। तो बरसीम होती है, धान होती है, अमरूद होता है, आंवला होता है। ये क्या है दोस्तों, आपकी इसकी खेती है। धान यानी कि चावल, धान यानी कि चावल की खेती, यानी दोस्तों बरसीम, धान। बरसीम आपने देखी होगी, एक प्रकार की घास होती है दोस्तों। ये बरसीम आप जानते होंगे। ये चीजें हैं दोस्तों, ये फसल होती हैं, इसमें उपजाई होती है, उपजाऊ की जा सकती है आपकी इस मिट्टी में। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों मात्र 299 रुपए में। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पीठमय मिट्टी। नेक्स्ट है आपकी पीठमय मिट्टी। कहाँ पाई जाती है पीठमय मिट्टी, यानी वितरण क्षेत्र की बात की जाए तो अल्मोड़ा में, सुंदरवन डेल्टा में, केरल के एल्पिली क्षेत्र में दोस्तों। और दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव से यह मिट्टी बनती है। कैसे बनती है, जो दलदली क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे अधिक जमाव हो जाता है किसका, जैविक पदार्थों का। उससे ही इस मिट्टी का क्या होता है, उपज होती है। उस मिट्टी, उससे दोस्तों ये मिट्टी की बनती है। इसकी संरचना में 40 से 50% तक क्या होता है, हामुस होता है दोस्तों। क्या होता है, 40 से 50% क्या होता है, हामुस होता है। और अगर बात की जाए तो यह अम्लीय होमिक एसिड कहीं कहीं क्षारीय होती है, कहीं कहीं क्या होती है, अम्लीय होती है दोस्तों, और कहीं कहीं पे यह क्षारीय होती है। इसका रंग क्या होता है, रंग गाढ़ा और काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, गाढ़ा और काला होता है। इसकी फसल भी दोस्तों बरसीम होती है। इसमें धान भी उगता है, अमरूद भी उगता है, और आंवला भी उगता है। इसकी में भी ये खेती हम कर सकते हैं, इन फसलों की खेती हम की जा सकती है, अच्छे ढंग से अधिक उपजाऊ की जा सकती है। दोस्तों लिखते चलिएगा, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है इंपॉर्टेंट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि सेल्फ नोट्स को दोस्तों अंतिम समय में याद करना बहुत ही यानी आसान होता है। रिवाइज करना, अपने नोट्स को तुरंत आपने रिवाइज किया, पॉइंट आप नोटेट करते जाते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको दोस्तों पॉइंट नोटेट किए कि क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ाना है, उसी तरह से आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे नोट करते जाइए अपने पॉइंट। और बस एग्जाम के लास्ट समय में जैसे कि अपने शॉर्ट्स नोट्स जिसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो शॉर्ट्स नोट्स आप ऐसे रिवाइज करते जाएंगे तो आपको सरलता होगी किसी चीज़ को रिवाइज करने। तो इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, क्लास लेते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वन क्षेत्र का या पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए तो दोस्तों वितरण क्षेत्र इसका है पर्वतीय मिट्टी या वन क्षेत्रीय मिट्टी। तो इसका वितरण क्षेत्र पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र, जहाँ पर दोस्तों पर्याप्त वर्षा होती है वहां पे पाई जाती है ये आपकी पर्वतीय मिट्टी या वन क्षेत्रीय मिट्टी। इसका गठन दोस्तों घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व या हार्मोन्स की अधिकता पर होती है, लेकिन पहाड़ी ढलानों में हार्मोन्स कम होता है। पहाड़ी ढलान जहाँ होता है वहाँ पे हार्मोन्स क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती है। यह नई मिट्टी होती है जो कि निर्माण की प्रक्रिया में होती है। क्या होती है, निर्माण की प्रक्रिया में होती है। इसके बारे में जानते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। या पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की इसमें कमी होती है। इसमें पोटास और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। फसल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों सेब, चाय, कहवा, मसाले, बागवानी आदि फसलों के लिए यह उपयुक्त माना जाता है। आपकी दोस्तों ये पर्वतीय मिट्टी या वन क्षेत्रीय मिट्टी आपकी यह उपजाऊ मानी जाती है सेब के लिए, कहवा के लिए, चाय के लिए। ये दोस्तों तो सेब के लिए आपकी पर्वतीय मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए मिट्टियों और उनकी बनने की क्रियाविधि। दोस्तों ये एक कहा जाए तो पूरा निचोड़ है कि किस प्रकार से मिट्टियों के बनने की जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से बनती है, मिट्टियाँ किस प्रकार से बनती हैं, उसके बारे में चर्चा है। निचोड़ में ये है दोस्तों इस स्लाइड में। जो जलोढ़ मिट्टी है वो दोस्तों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है। और जो काली मिट्टी है यह बेसाल्ट या लावा के अपक्षय से बनती है। किससे बनती है काली मिट्टी, मैंने बताया ज्वालामुखी का जो बेसाल्ट या लावा होता है जो ज्वालामुखी का, उससे बनती है आपकी क्या, काली मिट्टी।
और दोस्तों लाल या पीली मिट्टी जो होती है वो ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से बनती है। मैंने दोस्तों ये सारा निचोड़ है, ये क्या है, पूरी क्लास का निचोड़ है। आप एक जगह आपको मिल गया है कि किस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप इसको ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी जो चूना और रेत के निछालन से बनती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है कैसे बनती है, चूना और रेत के निछालन से। वनीय मिट्टी दोस्तों यह पर्वत के अपरदन और वनस्पतियों के अवशेषों से बनती है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। मात्र 999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मस्तूरी मिट्टी दोस्तों व्यापक अपरदन से। लवड़ी मिट्टी उच्च ज्वारों के मृदा की लवड़ी से प्राप्त होती है। और पीट मिट्टी कैसी होती है, आपकी दलदली मिट्टी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं मिट्टियाँ और फसल उपयुक्त। ये भी निचोड़ है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी में हम गहन खेती कर सकते हैं। कई यानी अनाज हैं दोस्तों की उनकी हमने की है। मैंने आपको बताया कि जलोढ़ में हम क्या क्या उपजाऊ कर सकते हैं, किसकी खेती कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप जान सकते हैं, सारी चीज़ों का कर सकते हैं लगभग। काली कपास की, काली मिट्टी जो है दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल पीली मिट्टी दोस्तों ये धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। वनीय मिट्टी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कॉफी, काजू, मसाले के लिए यह वनीय मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। मस्तूली या शुष्क मिट्टी की बात की जाए तो ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज के लिए पाई जाती है। निचोड़ है दोस्तों एक ही जगह मैंने कर दिया जिससे कि आप चीज़ों को पढ़ सकें, आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हैं। लवड़ी मिट्टी दोस्तों आपकी लवड़ी मिट्टी यानी अनुपजाऊ बरसीन और आंवला के लिए पाई जाती है। तो ये दोस्तों आपकी नितिन सर के नोट्स हैं दोस्तों, सारे नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारे इतिहास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।